अभी तक हमने यहाँ पर पार्ट 1 में जो कवर कर लिया मनोहर श्याम जोशी जी की, यहाँ तक हमने कवर कर लिया। और इसके बाद अभी काफ़ी कवि बच जाते हैं, उनकी रचनाएं बच जाती है। तो सब कुछ आज हम यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे, पूरा यहाँ पे डिस्कस कर लें। जो भी यहाँ पे वन लाइन आप लोगों के लिए सवाल बनने वाले हैं तो आप लोग नोट आउट कर लीजिए। बाकी हम यहाँ से शुरू करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से। बाकी अगर आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग QR कोड को स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हो। बाकी हम आगे बढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से हम यहाँ पे आगे शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनका जो उपनाम है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उपनाम महाप्राण। तो महाप्राण किसका उपनाम है? तो ये महाप्राण जो उपनाम है ये किसका है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उपनाम है, ठीक है। और इनका बचपन का नाम अगर पूछा जाएगा तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का बचपन का नाम सूरज कुमार है। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। इनका उपनाम महाप्राण है, इनका बचपन का नाम सूरज कुमार है। बाकी छायावाद के ये 4 प्रमुख कवियों में से जाने जाते हैं। तो छायावाद के जो 4 प्रमुख कवि हैं उनमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी जाने जाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। बचपन का नाम पता होना चाहिए, उपनाम पता होना चाहिए। बाकी छायावाद का महेश भी इनको कहते हैं। तो प्रश्न बन सकता है छायावाद का महेश किसको कहते हैं? तो छायावाद का महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहते हैं। ये भी आपको विशेष ध्यान होना चाहिए। बाकी इनका पत्रिका जो संपादन रहा है मतवाला 1924 में रहा। तो मतवाला जो पत्रिका संपादन है, तो यहाँ पे मतवाला इस पत्रिका का संपादन किसने किया? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया। किस वर्ष किया? तो 1924 में किया। बाकी इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इनकी काव्य रचनाएं कुक्कुरमुत्ता, तो ये तो विशेष ध्यान आपको होना ही चाहिए। कुक्कुरमुत्ता जो ये काव्य रचना है ये किसकी है? कुक्कुरमुत्ता काव्य रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। उपन्यास में इनके जो उपन्यास है, पहला उपन्यास इनका अप्सरा था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जो पहला उपन्यास था वो कौन सा था? वो अप्सरा था। उसके बाद अलका, प्रभावती, इरावती, छोटी की पकड़, निरुपमा, तो ये सारे इनके उपन्यास थे, निराला जी के उपन्यास थे। अलका, प्रभावती, इरावती, छोटी की पकड़ और निरुपमा इनके उपन्यास थे। पहला उपन्यास पूछा जाएगा तो अप्सरा इनका पहला उपन्यास था। कुकुरमुत्ता इनकी काव्य रचना थी। कहानी संग्रह में इनके लिल्ली और चतुरी चमार, तो ये इनके क्या थे? कहानी संग्रह थे। तो कहानी संग्रह में इनके लिल्ली थी और चतुरी चमार इनकी कहानी संग्रह थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। निराला जी के, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के कहानी संग्रह में लिल्ली और चतुरी चमार थी। बाकी जो कविताएं इनकी थी, नए पत्ते, भिक्षुक, 3 गाने दो मुझे, गीत गाने दो मुझे और जूही की कली, तो ये इनकी क्या थी? प्रसिद्ध कविताएं। नए पत्ते और भिक्षुक, गीत गाने दो और जूही की कली, तो इनकी कविताएं थी। बाकी काव्य संग्रह में इनका यहाँ पे अनामिका जो 1923 में था। पहला काव्य संग्रह अगर पूछा जाता है तो पहला काव्य संग्रह इनका अनामिका था 1923 में, ठीक है। और काव्य रचना पूछा जाएगा तो कुकुरमुत्ता इनका काव्य रचना था। काव्य संग्रह में इनका अनामिका था निराला जी का 1923 में इनका पहला काव्य संग्रह था। और बाकी यहाँ पर इनके जो और यहाँ पे काव्य संग्रह थे तो सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा और बादल राग। तो बादल राग, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति ये इनके काव्य संग्रह रहे हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो निराला जी से आप लोगों के लिए इतने यहाँ पे प्रश्न बन सकते हैं, तो आप लोग इनका विशेष ध्यान रखें। बाकी आगे बढ़ेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में बात करते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो जन्म हुआ था वो 1890 में हुआ था। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी भी काफ़ी प्रसिद्ध कवि है। इनका कभी कभी यहाँ पे जन्म पूछ लिया जाता है कि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ है। तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1890 में हुआ और ये जन्म इनका होता है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर निधन के बारे में पूछा जाएगा तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो निधन होता है 1968 में होता है। जन्म 1890 में होता है मध्य प्रदेश में। और इनका जो उपनाम था एक भारतीय आत्मा, तो यहाँ पर इनका उपनाम था एक भारतीय आत्मा। राष्ट्रीयता की भावना के कारण इनको एक भारतीय आत्मा ये नाम दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी जी को, जिनका जन्म 1890 में मध्य प्रदेश में हुआ था। 1968 में मृत्यु हुई थी। एक भारतीय आत्मा इनका उपनाम था। पुरस्कार इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीते थे और 1955 में हिम तरंगिणी के लिए इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने साहित्य जो अकादमी पुरस्कार था, साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्होंने 1955 में जीता था हिम तरंगिणी के लिए। हिम तरंगिणी
जो इनकी रचना थी हिमतरंगिणी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी जीता था माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। और प्रमुख रचनाएं जो इनकी थी, प्रमुख रचनाएं इनकी थी हिमतरंगिणी और कैदी और कोकिला। तो ये आपको विशेष ध्यान होना चाहिए। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी हिमतरंगिणी, कैदी और कोकिला इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। और हिमतरंगिणी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी इनको मिला था माखनलाल चतुर्वेदी जी को। अब बात कर लेते हैं अष्टछाप के बारे में। आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। तो अष्टछाप 8 कवियों का एक समूह था। तो हिंदी भक्ति साहित्य में 8 कवियों के समूह को क्या कहा जाता था? अष्टछाप कहा जाता था। और अगर पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना किसने की, तो विट्ठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। तो 8 कवियों के समूह को अष्टछाप कहते थे हिंदी भक्ति साहित्य में। और स्थापना पूछा जाएगा कि स्थापना किसके द्वारा हुई थी, तो विट्ठल नाथ के द्वारा अष्टछाप की स्थापना हुई थी। बाकी सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा गया था। और देखो सूरदास जी के बारे में मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है। अष्टछाप का यहाँ पर जो जहाज कहा गया है सूरदास को विट्ठल नाथ जी ने कहा था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अष्टछाप का जहाज, अष्टछाप का कवि सूरदास, अष्टछाप का जहाज सूरदास। और किसने कहा? विट्ठल नाथ जी ने। तो यहाँ पर जो कवि थे, यहाँ पे 8 कवि जो यहाँ पे थे अष्टछाप में, तो देखो यहाँ पे वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और विट्ठल नाथ के शिष्य थे। तो विट्ठल नाथ जी ने स्थापना करी थी अष्टछाप की, तो विट्ठल नाथ ने करी थी। और यहाँ पे वल्लभाचार्य जी के भी शिष्य थे। तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और विट्ठल नाथ जी के भी 4 शिष्य थे। तो वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य थे उनके नाम के अंत में दास दास आता था, दास दास दास। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो वल्लभाचार्य के शिष्यों में सूरदास, कुम्भन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। तो सूरदास, कुम्भन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। तो ये किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। सूरदास, कुम्भन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। तो ये 4 आपको पता होना चाहिए वल्लभाचार्य के शिष्य थे। बाकी विट्ठल नाथ के जो शिष्य थे, 2 स्वामी उनके नाम के अंत में आता था और 2 दास उनके नाम के अंत में आता था। तो जो विट्ठल नाथ के शिष्य थे उसमें छित स्वामी और गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास और नंददास। तो ये इनके शिष्य थे। तो ये 8 इन्होंने विट्ठल नाथ जी ने अष्टछाप की यहाँ पर स्थापना करी थी। बाकी आपको इतना पता होना चाहिए वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य थे उनके नाम के अंत में दास आता था। और विट्ठल नाथ के जो शिष्य थे उनके जो नाम थे उनके दो के नाम के अंत में स्वामी आता था और 2 के नाम के अंत में दास आता था। तो यहाँ पर ही आपको पता होना चाहिए। बाकी विट्ठल नाथ के शिष्य थे चित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। और वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास, कुम्भन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अष्टछाप के बारे में ये जानकारी तो आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे अब राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में। तो राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में आपको बताऊं तो इनका जो जन्म होता है, राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म 1893 में होता है। ठीक है, यूपी में इनका जन्म होता है 1893 में। राहुल सांकृत्यायन जी का जो जन्म होता है 1893 में यूपी में होता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी इनका जो मूल नाम था केदार पांडे, केदारनाथ पांडे भी इनको कहते थे। तो ये भी कई बार प्रश्न बन चुका है कि केदार पांडे या फिर केदारनाथ पांडे किसका नाम था। तो ये राहुल सांकृत्यायन जी का नाम था, केदार पांडे या फिर केदारनाथ पांडे। इनका उपनाम महापंडित। तो महापंडित किसका उपनाम था? राहुल सांकृत्यायन जी का उपनाम क्या था? महापंडित। जन्म 1893 में यूपी में हुआ था। बाकी बौद्ध धर्म अपनाया था इन्होंने 1930 में श्रीलंका में। तो बौद्ध धर्म अपनाने वाले कवि कौन थे? तो बौद्ध धर्म अपनाने वाले कवि थे राहुल सांकृत्यायन जी। और किस वर्ष इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो 1930 में इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। और जो बौद्ध धर्म इन्होंने अपनाया था, कहाँ पर अपनाया था? श्रीलंका में अपनाया था। बाकी घुमक्कड़ स्वभाव के ये व्यक्ति थे। पुरस्कार इनको साहित्य अकादमी मिला था। देखो माखनलाल चतुर्वेदी जी को कब मिला था? 1955 में। और जो राहुल सांकृत्यायन जी थे 3 साल के बाद 1958 में इनको साहित्य अकादमी मिला था। और मध्य एशिया का इतिहास के लिए तो इनकी जो रचना थी मध्य एशिया का इतिहास, तो मध्य एशिया का जो इतिहास था उसके लिए इनको क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1958 में। ठीक है, बाकी इनकी प्रमुख रचनाएं भी जान लेते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं में जो शामिल थी घुमक्कड़ शास्त्र इनकी प्रमुख रचना थी, मध्य एशिया का इतिहास जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1958 में। घुमक्कड़ शास्त्र तो ये भी क्योंकि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के ये व्यक्ति थे तो इसलिए घुमक्कड़ शास्त्र आप लोगों को याद रह जाएगा कि इनकी रचना थी मध्य एशिया का इतिहास जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1958 में। तो ये भी आपको याद में रहेगा। यात्रा वृत्तांत जो इनका थे जिसमें किन्नड़ देश की ओर मेरी लद्दाख यात्रा,
तो देखो जहाँ पर भी घूमने का यहाँ पे पता चल रहा है, तो ये किसके यहाँ पे हो जाएंगे, ये रचना किसकी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी राहुल सांकृत्यायन जी की। किन्नर देश की ओर, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, चीन में क्या क्या देखा, रूस में 25 साल, रूस में 25 मास और यात्रा के पाने। तो ये सारे किसके यहाँ पे यात्रा वृत्तांत है, तो ये राहुल सांकृत्यायन जी के यात्रा वृत्तांत है। बाकी जीवनी स्टालिन और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी पर इन्होंने रचनाएं की है। इनकी जीवनी इन्होंने लिखी है, स्टालिन और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की। और महामानव बुद्ध, तो ये भी इनकी प्रमुख रचना है, महामानव बुद्ध। और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, ये आपके राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। और इनका मूल नाम और उपनाम भी आपको पता होना चाहिए। मूल नाम केदार पांडे, उपनाम इनका महापंडित था। तो राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में आप लोगों ने जान लिया। आगे बढ़ेंगे, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जानेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो जन्म हुआ था 1880 में हुआ था, मृत्यु 1936 में हो गई थी। देखो 1880 में मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म होता है, ठीक है, 1880 में जन्म होता है और 1936 में मुंशी प्रेमचंद जी का निधन हो जाता है। बाकी अगर मुंशी प्रेमचंद जी का जो मूल नाम पूछा जाएगा तो मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी थोड़ा पानी पी लेते हैं, गला सूख चुका है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे मूल नाम। मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय, जन्म हुआ था 1880, निधन हुआ था 1936। ये आपको याद हो ही जाएगा, आसान, इतना कठिन है नहीं। बाकी धनपत राय कौन, किसका मूल नाम है, ये मुंशी प्रेमचंद जी का है जी। और उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे, तो उर्दू में ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। बाकी उपनाम अगर पूछा जाएगा तो उपनाम जो इनका है, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, कलम का जादूगर, कहानी सम्राट। देखो ये उपनाम आपको याद होना चाहिए। और उपन्यास सम्राट भी कौन है, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी है, कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी है, कलम का जादूगर कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी है, और कलम का मजदूर कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी है, कलम का सिपाही कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी है। तो कलम से तो आप लोगों को याद हो ही जाएगा, जहाँ पर कलम आ रहा है तो यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी की बात हो रही है, और सम्राट जहाँ पर आ रहा है तो मुंशी प्रेमचंद जी की बात हो रही है। बाकी धनपत राय किसका मूल नाम था, तो धनपत राय आपके मुंशी प्रेमचंद जी का नाम था। जन्म 1880 में होता है, 1936 में मृत्यु जाती है। बाकी डाक टिकट जारी हुआ है मुंशी प्रेमचंद जी पे, ये कब हुआ है, 1980 में हुआ है। ये डाक टिकट वाला भी याद रख लेना, डाक टिकट किसका भी पर जारी हुआ है, तो डाक टिकट 1980 में मुंशी प्रेमचंद जी पर जारी हुआ है। बाकी हिंदी में प्रवेश सेवा सदन, उर्दू में बाजारी रोशनी के माध्यम से। तो हिंदी में प्रवेश हुआ था सेवा सदन, और उर्दू में बाजारी रोशनी के माध्यम से हुआ था। और मूल रूप से हिंदी का पहला जो उपन्यास इनका था, तो मूल रूप से हिंदी का पहला उपन्यास इनका कायाकल्प था। तो मुंशी प्रेमचंद जी का अगर पूछा जाएगा जो इनका हिंदी में पहला उपन्यास था कौन सा था, कायाकल्प था, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रमुख जो इनके उपन्यास थे उनके बारे में जान लेते हैं। तो गोदान के बारे में सभी लोगों ने सुना ही है, गोदान इनका प्रमुख उपन्यास था, जिसमें सामाजिक कृषक संस्कृति का महाकाव्य। और यहाँ पर जो पात्र थे, होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, मालती, ये इसमें पात्र थे। बाकी निर्मला जो दहेज प्रथा पर था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। निर्मला जो इनका उपन्यास था किस पर था, दहेज प्रथा पर। और गबन, इसमें पात्र जालपा और रतन थे। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, रंगभूमि, मंगलसूत्र, ठीक है, ये इनके क्या थे, कुछ प्रमुख रचनाएं थी, उपन्यास थे। गोदान, निर्मला, गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, रंगभूमि और मंगलसूत्र, ये इनके कुछ प्रमुख उपन्यास थे मुंशी प्रेमचंद जी के। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर ये भी जान लिया। आगे बढ़ेंगे हम और बात करेंगे पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी के बारे में। तो पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी का जो जन्म हुआ था 1901 में हुआ था, पौड़ी गढ़वाल में होता है। पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी का जो जन्म होता है 1901 में होता है, और कहाँ पर होता है, पौड़ी गढ़वाल में। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी का जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ था 1901 में, और हिंदी में डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी हिंदी में डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि हिंदी में डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी थे। बड़तवाल जी हिंदी में इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री ली थी। बाकी बचपन में अंबर नाम से कविताएं लिखी थी, बचपन में
अंबर नाम से कविताएं लिखने वाले कौन थे? पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी थे। और पत्रिका संपादन इन्होंने हिलमैन जो पत्रिका आई थी इसका संपादन किया था। तो हिलमैन इस पत्रिका का संपादन किसने किया है? पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी ने। बाकी इनकी प्रमुख रचनाएं भी जान लेते हैं। तो प्रमुख रचनाएं में जो इनकी है, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, तो इनका एक शोध ग्रंथ है, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शोध ग्रंथ है। गढ़ सौरभ, रैदास की सखी, रूपक रहस्य, कबीर ग्रंथावली, तो ये सब रचनाएं किसकी है? पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी की है, जो पौड़ी गढ़वाल के हैं। गढ़ सौरभ, रैदास की सखी और रूपक रहस्य और कबीर ग्रंथावली, तो ये सब रचनाएं किसकी है? पीताम्बर बड़तवाल जी की है। लेकिन एक बार फिर से एरोप्लेन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन आपको फोकस यहीं पर बनाए रखना है। प्रमुख रचनाएं आप लोगों ने पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी की जान ली है। तो आगे बात कर लेते हैं शैलेश मटियानी जी के बारे में। तो शैलेश मटियानी जी भी काफ़ी यहाँ पे प्रसिद्ध कवि है। तो इनका जन्म कई बार पूछा जाता है कि शैलेश मटियानी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो शैलेश मटियानी जी का जन्म आपके अल्मोड़ा जिले में हुआ था। और किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में शैलेश मटियानी जी का जन्म हुआ था। शैलेश मटियानी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1931 में हुआ था। और मूल नाम अगर पूछा जाएगा तो मूल नाम इनका रमेश चंद्र था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। जो शैलेश मटियानी जी हैं, शैलेश मटियानी जी का मूल नाम रमेश चंद्र था। और इनका जो जन्म होता है किस वर्ष होता है? अल्मोड़ा में तो होता है 1931 में होता है। प्रमुख रचनाएं शैलेश मटियानी जी की है, काफ़ी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 52 नदियों का संगम किसकी रचना है? शैलेश मटियानी जी की है। आकाश कितना अनंत है, इसकी रचना है शैलेश मटियानी जी की है। सर्पगंधा, बुरी बाली से बुरी, बंदर, कबूतर खाना, चांद औरतों का, छोटे छोटे पक्षी, भागे हुए लोग और उगते सूरज की किरण, तो ये सब किसकी यहाँ पे प्रमुख रचनाएं हैं? ये शैलेश मटियानी जी की प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये भी आपको विशेष ध्यान में होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, हम सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में बात करेंगे। तो सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर इनका जो जन्म होता है ये कौसानी में होता है। कौसानी कहाँ है? उत्तराखंड में। तो 1900 में सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म होता है। ठीक है, ये भी आपको विशेष ध्यान में होना चाहिए क्योंकि प्रसिद्ध कवि है। तो इन सभी कई प्रश्न बन सकते हैं कि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था? 1900 में हुआ था, कौसानी में हुआ था। बचपन का नाम गोसाई दत्त था। तो ये भी गोसाई, यहाँ पे ये कई बार प्रश्न बन सकता है कि सुमित्रानंदन पंत जी का बचपन का नाम क्या था? गोसाई था। ठीक है, गोसाई, गोसाई दत्त किसका बचपन का नाम था? सुमित्रानंदन पंत जी का बचपन का नाम गोसाई दत्त था। छायावाद का विष्णु किसको कहते थे? तो छायावाद का विष्णु सुमित्रानंदन पंत जी को कहते थे। छायावाद का विष्णु सुमित्रानंदन पंत जी को कहते थे। पुरस्कार जो इनको मिले तो सुमित्रानंदन पंत जी को साहित्य अकादमी 1960 में मिला था। 8 साल के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला चिदम्बरा के लिए। तो ये तो काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। सुमित्रानंदन पंत जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला किस वर्ष मिला और किस रचना के लिए मिला? तो 1968 में चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और साहित्य अकादमी इनको 1960 में मिल चुका था कला और बूढ़ा चांद के लिए। कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको साहित्य अकादमी मिल चुका था 1960 में। और पद्म भूषण भी इनको 1961 में मिला। देखो, साहित्य अकादमी 1960 में मिलता है कला और बूढ़ा चांद के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिल जाता है 1968 में चिदम्बरा के लिए। सुमित्रानंदन पंत की यहाँ पे बात हो रही है। पद्म भूषण इनको मिल जाता है 1961 में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदला था किसने? तो सुमित्रानंदन पंत जी ने ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलने की यहाँ पे सिफारिश की थी। आकाशवाणी इन्हीं के कहने पर 1957 में रखा गया था। तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किसके सिफारिश पर हुआ था? सुमित्रानंदन पंत जी की। और किस वर्ष हुआ था? 1957 में हुआ था। डाक टिकट देखो 2 कवियों पर जारी हुआ है। एक कवि मैंने अभी ऊपर आपको बताए थे किस कवि पर हुआ था। और ये डाक टिकट 2015 में भी जारी हुआ था। देखो 1980 में किसी पर हुआ था, आपको उसका नाम कमेंट में बताना है। बाकी सुमित्रानंदन जी पर जो डाक टिकट जारी हुआ था 2015 में हुआ था। ये सुमित्रानंदन पंत जी की यहाँ पे बात हो रही है। तो डाक टिकट इन पर जारी हुआ था 2015 में। प्रमुख रचनाएं इनकी पल्लव, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। पल्लव इनकी प्रमुख रचनाएं सुमित्रानंदन पंत जी की। ठीक है, ये भी आपको विशेष ध्यान में रखना है। डाक टिकट कब जारी हुआ था? 2015 में। और 2015 में काफ़ी कुछ घटनाएं घटी थी। तो ये भी मैंने आपको सब कुछ पिछले वीडियोस में बताई हुई है। देखो, टाइगर रिजर्व जो 2015 में बनता है आपका राजा जी, ये भी कब होता है? 2015 में होता है। डाक टिकट सुमित्रानंदन पंत पर कब यहाँ पे जारी होता है? ये 2015 में होता है। तो यहाँ पे मतलब आपको लिंक बना के चलना है, तभी आप लोगों को यहाँ पे रिवीजन हो पाएगा, तभी आपको यहाँ पे मेमोरी आपकी शार्प हो पाएगी। हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में भी जान लेते हैं। तो हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ 1907 में हुआ।
बलिया यूपी में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में हुआ। कहाँ पर हुआ? बलिया यूपी में हुआ था। बचपन का नाम अगर पूछा जाएगा तो वैद्यनाथ द्विवेदी। तो वैद्यनाथ द्विवेदी किसका बचपन का नाम था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बचपन का नाम वैद्यनाथ था। 1907 में यूपी के बलिया में जन्म होता है। उपाधि ज्योतिषाचार्य इनको कहा काशी विश्वविद्यालय के द्वारा। तो इनको जो उपाधि मिली है ज्योतिषाचार्य की उपाधि मिली है और काशी विश्वविद्यालय के द्वारा इनको ज्योतिषाचार्य की उपाधि मिली है। बाकी पुरस्कार के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पे इनको पद्म भूषण मिला है 1957 में, साहित्य अकादमी मिला है 1973 में, आलोक पर्व के लिए इनको साहित्य अकादमी मिला है 1973 में। ये हम बात किसकी कर रहे हैं? द्विवेदी जी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। तो पुरस्कार इनको पद्म भूषण 1957 में मिल चुका था और 1973 में इनको साहित्य अकादमी भी मिल चुका था आलोक पर्व के लिए। कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा, किसने कहा? तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? ये कहा आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। बाकी आदिकाल नाम दिया किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और प्रमुख जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं में इनके निबंध जो संग्रह वो भी आपको ध्यान में रखने और उपन्यास के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। तो निबंध संग्रह पहले देख लेते हैं। तो अशोक के फूल, कल्प लता, विचार वितर्क, कुटस, एक कुत्ता और एक मैना, नाखून क्यों बढ़ते हैं, सीरीज के फूल, आलोक पर्व, ये सब इनके क्या है? निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी के। और उपन्यास जो है इनकी बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेखा, पुनर्नुवा और नामदास का पोथा। तो ये इनके क्या है? उपन्यास है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के यहाँ पे कुछ प्रमुख उपन्यास हैं। बाकी अब बात करेंगे यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी के बारे में। तो हरिशंकर परसाई जी यहाँ पे व्यंग रचनाओं का यहाँ पे पितामह कहा जाता था। व्यंग रचनाओं का पितामह किसको कहा जाता था? हरिशंकर परसाई जी को। हरिशंकर परसाई जी को व्यंग रचनाओं का पितामह कहा जाता था। प्रमुख रचनाएं व्यंग निबंध जो संग्रह इनके थे, काफ़ी इन्होंने लिखे थे। निठल्ले की डायरी, टूटता हुआ गणतंत्र, जैसे उनके दिन फिरे, पगडंडियों का जमाना, विकलांग श्रद्धा का दौर, पाखंड का अध्यात्म, बेईमानी की परत, आवारा भीड़ के खतरे और शिकायत मुझे भी है, निंदा रस, तुलसीदास, चंदन किसे, बारात की वापसी, तब की बात और थी। तो ये सब यहाँ पर परसाई जी के, हरिशंकर परसाई जी के कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखने। और श्री लाल शुक्ल जी की जो प्रमुख उपन्यास थे, तो श्री लाल शुक्ल जी का प्रमुख उपन्यास राग दरबारी था। तो राग दरबारी किसका प्रमुख उपन्यास था? तो राग दरबारी श्री लाल शुक्ल जी का, देखो राग दरबारी लाल शुक्ल जी का प्रमुख उपन्यास था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हिंदी भाषा का विकास और आदिकाल के बारे में कुछ यहाँ पे कथन है यहाँ पे प्रसिद्ध कवियों के। तो सबसे पुरानी जो भाषा है वो संस्कृत है। सभी भाषाओं की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। बाकी जो इसका आदि यहाँ पे जो आदिकाल का समय था 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक आदिकाल का समय था। 650 ईस्वी से लेके 1350 ईस्वी तक का जो यहाँ पे समय था वो आदिकाल का था। और आदिकाल के विभिन्न जो नाम दिए हैं किन्होंने दिए हैं? तो जॉर्ज गियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहे। तो जॉर्ज गियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। तो यहाँ पे 650 से 1350 ईस्वी तक का जो समय था वो आदिकाल था। और गियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था, तो राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा? वीर गाथा काल आदिकाल को। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल का है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल का है आदिकाल को। और मिश्र बंधु ने आरंभिक काल का है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का है। तो ये मिश्र बंधु ने आरंभिक काल का और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का। तो ये सब आदिकाल को नाम दिए गए हैं इन कवियों के द्वारा। तो ये हमने विस्तार से जान लिया है। और अगर आप लोगों ने अभी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको आप लोग रिवीजन कर सकते हो या फिर से आप लोग चेकआउट कर सकते हो अबाउट सेक्शन में, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।